नमस्कार। मैं हूं आपका भाई नरेश राघव और आप देख रहे हैं नरेश देवराला पॉडकास्ट। आज हमारे बीच जो मेहमान हैं वो इस तरह के हैं जिन्होंने पूरा देश एक साइकिल से नाप दिया और उनके साहस और त्याग के लिए आज हमने उनको यहाँ बुलाया है, जिनका पूरा नाम है रोहित शिकारपुरिया। तो भैया आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपके दिमाग में कहाँ से आया कि इस तरह की यात्रा करनी है। भैया, यात्रा का जो प्लान है वो अचानक ही था। रात को सोते-सोते ही ये मेरा प्लान बना। रात को शाम को खाना-पीना खाया, खाना-पीना खाने के बाद मैं सो गया। सुबह उठ कर के सीधा अपनी माताजी से सिर्फ़ एक ही जवाब था कि मुझे 8 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करनी है। जब आपने इतना कहा कि आज ज्योतिर्लिंग की यात्रा करनी है, उन्होंने पूछा नहीं किस तरह जाना है? नहीं, उन्होंने मेरे को पूछा भी और सही बताऊँ तो गालियाँ भी मिली सुनने के लिए माताजी से कि कैसे जाओगे, क्या करोगे, खर्चा होगा, कहाँ से मैनेज करोगे? तो मैंने उनको सिर्फ़ एक ही बात बोली कि मैं कैसे भी करूँगा, बस मुझे जाना है। हमारी मम्मी का एक ही कहना था, भैया देख लो, मुझे तो नहीं लगता आप बिना पैसे के कर पाओगे, लेकिन मैं फिर भी निकला। तो जब घर से आप निकले तो कितने पैसे थे आपकी जेब में? सर, जब मैं घर से निकला था मैं विदाउट मनी निकला, ज़ीरो। बिना पैसे के घर से निकल लिए बिल्कुल, कि चलो बिल्कुल। यात्रा करते हैं। जी हाँ। मेंटेन कैसे किया फिर रास्ते में? तो रास्ते में लोगों की मदद के ज़रिए कहीं खाना मिला, कहीं पीना मिला, किसी ने रास्ते में कुछ लोग ऐसे भी मिले, किसी ने 100 रुपए दिए, किसी ने 50 दिए, उससे अपना सब मैनेज करते चला गया। तो अब एक सवाल मेरे दिमाग में आता है, आपने नाम रखा रोहित शिकारपुरिया, शिकारपुरिया ही क्यों रखा? सर, दरअसल शिकारपुर जो है वो मेरी जन्मभूमि है। वैसे तो मैं रहने वाला हूँ आपके जेवर के पास में गाँव पड़ता है नगला हुकुम सिंह। वहाँ का मैं रहने वाला हूँ और मेरे जो पिताजी हैं आर्मी में थे। सर्विस टाइम से ही मतलब जो मेरा जन्म है वो शिकारपुर का, जैसा कि आपको अभी बताया मैंने। सर्विस टाइम में ही पहले किराए पे रहते थे। किराए पे रहने के साथ-साथ फिर पिताजी ने मकान बनाया। अब उसी में हम लोग रह रहे हैं और जो शिकारपुरिया मैंने जो नाम रखा है अपना, उसके पीछे एक छोटी-सी कहानी है मेरे अपने की ही। दरअसल मेरी जो वाइफ़ हैं सोशल मीडिया पे वीडियोज़ बनाती थी। हम्म। उनका एक पेज है सिमरन सिवाच के नाम से। मेरा जो पूरा नाम है वो है रोहित कुमार सिवाच। तो मेरे किसी अपने ने कॉल करके मेरे को बोला कि भाई तुम्हारी जो मिसेज़ हैं, तुम्हारी जो वाइफ़ हैं वो वीडियो बनाती हैं, उनको मना करो। और नहीं मना कर सकते, नहीं रोक सकते तो अपने नाम के आगे से सिवाच जो है इसको हटा दो। हमें आपके बहुत समाज के ही लोग थे? हाँ, हमें जो है इसमें बेइज़्ज़ती महसूस होती है। मैंने कहा ठीक है। उसको देखते हुए फिर मैंने अपने नाम के साथ में शिकारपुरी ऐड किया। तो अभी उनका पेज है? हाँ जी, है। उनका पेज चालू है? तो इससे यात्रा से पहले आपने कहीं और की यात्रा की थी या डायरेक्ट पहला नहीं ट्रिप सर, आपका यही था? इससे पहले मैं एक 48 दिन का सफ़र लद्दाख का कर चुका हूँ और लद्दाख के बाद में एक छोटा-सा सफ़र और मैंने किया था जो कि मेरे 1 हफ़्ते का था। श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के लिए 21 लीटर जल मैं अपने अनूप शहर से साइकिल से लेकर के गया था। उस दौरान प्रेमानंद जी महाराज जी की जो तबीयत है वो ख़राब चल रही थी। उस टाइम उनसे मिलना नहीं हो पाया, बाकी जल उनको उधर में जो उनके सेवा करने वाले के हैं उनको, सेवादारों को मैं दे कर के चला आया था। पहला ट्रिप आपने बताया कि लद्दाख का किया था। हाँ जी। तो लद्दाख जाने से पहले वहाँ के बारे में कुछ जानकारियाँ थी आपके पास में या कहीं नहीं से सर, आपने देखा था? मेरे पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बस ऐसे ही अचानक प्लान किया और निकल लिया। अचानक में लद्दाख पहुँच गए, अचानक में सब जो भी हुआ ज्योतिर्लिंग मतलब वो सडनली हुआ है। दोनों ट्रिप आपके अचानक में ही हाँ रहे। जी। तो ये जो आपने कहा 8 ज्योतिर्लिंग की यात्रा, तो इसमें यात्रा बढ़ी जी हाँ। या कुछ कम हुई? दरअसल मैं करना चाहता था 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ। लेकिन महादेव की कृपा कुछ ऐसी रही कि ना तो मैं 12 ज्योतिर्लिंग ही कर पाया और ना ही मैं ये कह सकता हूँ कि मैं 8 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करके आया। दरअसल मैं अभी तक 10 ज्योतिर्लिंग 3 धाम के दर्शन कर चुका हूँ, जो कि मेरे अभी 2 ज्योतिर्लिंग एकदम बाकी हैं, जिसमें काशी विश्वनाथ और केदारनाथ।
ये आपके रह रहे हैं काशी विश्वनाथ काशी में? विश्वनाथ और केदारनाथ अभी बाकी हैं। तो ये जब आप साइकिल लेके निकले यहाँ से, अपने यहाँ से, तो सबसे पहले आपने कहाँ के दर्शन किए? सबसे पहले जो मेरे ज्योतिर्लिंग थे उज्जैन महाकालेश्वर के थे। उसके बाद मैं काल भैरव के दर्शन करने के साथ साथ मैं ओमकालेश्वर पहुंचा, खंडवा। वहाँ से दर्शन करके मैं आपका घृष्णेश्वर पहुंचा, महाराष्ट्र के अंदर। घृष्णेश्वर से नासिक, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर, पुणे। तो उसके बाद आपके और दो हमारे प्राचीन मंदिर हैं जो कि ज्योतिर्लिंग में नहीं आते हैं, जैसे कि परली वैजनाथ है, जहाँ से हमारे भगवान शिव की मंदिर की स्थापना हुई थी, जो कि अहिल्याबाई होलकर जी ने, जो हमारा भगवान शिव का पहला मंदिर वहाँ पे स्थापित किया था। उसके बाद मैं पहुँचा आपका नागेश्वर, औंधा नागनाथ के नाम से जिसको हम जानते हैं। तो अभी आपने कितना बताया कि 10 ज्योतिर्लिंग की यात्रा मैं कर चुका हूँ जी साइकिल हाँ। से। तो आपने रूट कैसे तय किया था शिकारपुर से लेके कि आपको सर कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे जाना है? मेरा जो रूट था वो टोटली गूगल मैप के ज़रिए था। पूरा रूट आपने गूगल मैप गूगल से मैप के ज़रिए था। इसमें अगर मैं ये कहूँ कि मुझे पहले से पता था किसी रास्ते के बारे में, तो नहीं। जो भी मेरा सफ़र था वो टोटल गूगल मैप के ज़रिए। घर पे कोई होमवर्क नहीं था कि मुझे नहीं, ऐसे-ऐसे करके ऐसा यहाँ-यहाँ कोई घूमना प्लान है? नहीं था कि मैं पहले से कोई मेरी प्लानिंग हो कि मुझे यहाँ से वहाँ जाना है, वहाँ से वहाँ जाना है, नहीं। जो भी था वो सब एक साथ ही प्लान हुआ और सब गूगल मैप के ज़रिए ही हुआ। लद्दाख भी मेरा गूगल मैप के ज़रिए था। घर में थोड़ी-सी उथल-पुथल होती है कि भैया लड़का इतनी दूर के लिए निकल रहा है, वो भी साइकिल से और वो भी अकेला। तो सपोर्ट किसका ज़्यादा रहा और किसका नहीं रहा घर में? देखिए, वैसे तो मुझे सभी का सपोर्ट मिला। हमारे जो चेयरमैन हैं शिकारपुर की, राजबाला देवी जी, उनका भी सपोर्ट मुझे रहा। और भी मेरे भाई हैं, योगेंद्र भैया हैं हमारे जिनका मेडिकल स्टोर है, उनका भी सपोर्ट रहा। बिट्टू भैया हैं हमारे, उनका सपोर्ट रहा। और भी कुछ लोग हैं शिकारपुर के जिन लोगों का सपोर्ट रहा। लेकिन सबसे बड़ा जो मेरे लिए मैं कहूँगा मेरी माताजी का रहा, जिन्होंने, शायद है कि अगर मेरी माताजी ने मुझे सपोर्ट ना दिया होता, मेरा हौसला अफ़ज़ाई ना की होती, तो शायद मैं नहीं कर पाता। इस यात्रा में सबसे बड़ा हाथ मेरी माँ का है। तो जैसे आप यात्रा के लिए निकले, सबसे कठिन दौर आपके लिए कौन-सा रहा कि भैया यहाँ से अब बचना बहुत मुश्किल है, कि यहाँ से हम बच भी सकते हैं और नहीं भी बच सकते हैं, ऐसा कोई एरिया था? किस राज्य में था? देखिए, सोशल मीडिया पे अभी तक मैंने इसके बारे में कोई ज़िक्र नहीं किया, लेकिन जब आपने सवाल किया है तो मैं बताना चाहूँगा। मेरे लिए मल्लिकार्जुन का जो पहाड़ी है, मल्लिकार्जुन की एक गाँव है श्रीशैल, जिसको हम श्रीशैलम मल्लिकार्जुन के नाम से जानते हैं। तो जो पहाड़ी है वो एक टाइगर टेरिटरी है। उस टाइगर टेरिटरी के अंदर में शाम को 3 बजे के करीब मैंने सफ़र शुरू किया, चलना शुरू किया, तो मुझे रास्ते में अंधेरा हो गया जिसको मैं पार नहीं कर पाया, जो कि 48 से 52 किलोमीटर के बीच में है, अप्रॉक्स तो नहीं बता पाऊँगा। वो जंगल का एरिया पूरा हाँ जी, 48? टोटल 48 से 52 किलोमीटर के बीच का एरिया है, जहाँ पे कुछ आदिवासियों के गाँव मिलेंगे आपको। वो भी एक घर यहाँ मिल गया तो एक घर कहीं और मिलेगा, एक घर कहीं और मिलेगा, इस तरीके से। वहाँ पे एक गणेश जी का मंदिर है। मैं रात को जंगल के अंदर? जंगल के अंदर, ऑन रोड ही है, रोड से 100 मीटर अंदर है थोड़ा सा। वहाँ पे रात को मैं रुका हुआ था। उस रात को मैं शायद कभी ना भूल पाऊँ, क्योंकि जो मंजर उस दिन मेरे साथ था बहुत ही भयानक था। वहाँ पे क्या था, जो टाइगर टेरिटरी है वहाँ पे शाम को 5:30 से सुबह 7 से साढ़े 7 8 बजे तक वाहनों का आना जाना बंद हो जाता है। रोड एकदम सुनसान हो जाता है। जो टाइगर्स हैं वहाँ पे रोड पे भी इधर उधर घूमते हैं, जो कि मेरा सामना भी हुआ। ये तो नहीं कह सकता कि मेरी उनसे फाइट हुई या कोई ऐसा हुआ कि भी उन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया, नहीं। मैं अपना मंदिर पे टेंट लगा करके रुका हुआ था। टाइगर की दहाड़ की आवाज़ मुझे आई और मुझे महसूस हुआ कि कोई आसपास है। तो वहाँ पे जो गणेश भगवान जी की जो मूर्ति है, उसके पीछे जा कर के मैं अपना टेंट वगैरह सब कुछ छोड़ करके, साइकिल भी ऐसे ही छोड़ दिया मैंने और गणेश जी की जो मूर्ति है उसके पीछे जा करके दुबक गया। वहाँ से मैंने देखा कि टाइगर वहाँ मौजूद था, मात्र 100 मीटर की दूरी। आपसे 100 मीटर की दूरी पे टाइगर था। जी हाँ। तो ये तो भगवान की कृपा रही जो अंदर नहीं आया वो। इसमें बिल्कुल कुछ भी कह सकते हैं, महादेव की कृपा कह सकते हैं आप, या मेरी किस्मत अच्छी कह सकते हैं कि मैं उस दिन महादेव की कृपा से सही सलामत रहा। सबसे ज़्यादा खतरनाक मंज़र आपके जीवन में वो रहा। वही रहा।
और सबसे ज़्यादा सुखदायी मंज़र कौन-सा रहा कि कहाँ आप गए कि अब बस यहीं रुक जाऊँ, अब जाने का मन नहीं कर रहा? ऐसा भी तो होता है ना कि एक तरफ देखिए, आपको खतरनाक मिला, एक हाँ तरफ जी, उसी जगह मैं कहूँगा कि मल्लिकार्जुन जी के दर्शन करने के लिए जब मैं गया वहाँ पे, जैसे ही मैं मंदिर के अंदर प्रवेश किया, तो मुझे अचानक ही मतलब कुछ ऐसा फ़ील हुआ जबकि मैं हमारे जो भगवान शिव की शिवलिंग है वहाँ पे, उसके पास बैठा भी काफ़ी समय और वहाँ से आने का मन नहीं हुआ, उसी जगह, उसी उसी मंदिर में। जगह। तो वहाँ पे जब बस्तियाँ बनी हुई हैं उसी जंगल में, लोग रहते हैं उस जंगल में, उनका जीवन किस तरह का लगा आपको कि उनका जीवन किस तरह व्यतीत होता होगा? देखिए, आज की डेट में बहुत सारी सुविधाएँ हैं लोगों के पास में, जैसे कि मोटर व्हीकल्स हैं, इंटरनेट है और आजकल लोग तरह-तरह की टेक्नोलॉजी हैं। उसको देखते हुए मैं ये कहूँगा कि उन लोगों के पास में कुछ भी नहीं है। लाइट वाइट की व्यवस्था उस जंगल में? उस जंगल में लाइट की व्यवस्था बहुत कम है। लोगों के पास नहीं है। लोगों के पास बहुत मतलब मैं ये कहूँ कि अगर आप 100% में से अगर पूछना चाहेंगे तो 8% लोगों के पास में वो लाइट की व्यवस्था है। तो सबसे ज़्यादा फ्रेंडली राज्य कौन-सा था जहाँ पे लोग आपको बड़े अच्छे लगे हों? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के लोग। लेकिन कहते हैं कि महाराष्ट्र में हिंदी बोलना बैन है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। इसके पीछे तो बड़ी अभी राजनीति हुई थी थोड़े दिन पहले। तो उसका कुछ असर दिखा था या आप इज़िली नहीं, बहुत आसानी से? मेरे को ऐसा कुछ नहीं मिला वहाँ पे। मैं महाराष्ट्र के अंदर गया, लोगों से मिला भी वहाँ पे, लोगों का बहुत अच्छा प्रेम मुझे मिला। यहाँ तक कि महाराष्ट्र के अंदर लोगों ने मुझे अपने घर में बिठा कर के खाना तक खिलाया, रुकने के लिए जगह दी अपने घर के अंदर। जो कि आज की डेट में आप देखेंगे कोई अनजान आदमी अगर आपके दरवाजे पे आता है तो आप पहले उसके बारे में पूरी जाँच पड़ताल करते हैं। उसके बावजूद भी सोचते हैं कि यार इसको अंदर आने दूँ या नहीं आने दूँ। लेकिन महाराष्ट्र के लोगों ने मुझे अपने मेरे से बिना कुछ पूछे, बिना कुछ समझे उन लोगों ने मेरे को अपने घर के अंदर जगह दी। जैसा तो कि मैं बात करूँगा अभी एक तात्या भाई हैं, उनका नाम है, तात्या करके नाम है उनका भैया का। आज महाराष्ट्र में भी किस जगह के हैं वो महाराष्ट्र में? आला फाटे, आला फाटी कोई जो जगह है कि आप महाराष्ट्र भीमा शंकर के लिए जाएँगे, पुणे से भीमा शंकर के लिए आप जाएँगे तो रास्ते में एक गाँव पड़ेगा, आला फाटे। में? गाँव है वो। हाँ जी। तो जैसे महाराष्ट्र में आपको सपोर्ट मिला, कहीं के आदमी ऐसे भी होंगे जो बहुत ज़्यादा रूड होंगे कि आया या जाने दो, कौन है पता नहीं, कहाँ से, कुछ इस तरह के आदमी भी आपको मिले होंगे? देखिए, इस बारे में मैं कहूँगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के आदमी थोड़े से तमिलनाडु में जब मैं रामेश्वरम जी के लिए गया था, जो कि मेरे 8वें ज्योतिर्लिंग थे, तमिलनाडु के अंदर एंटर करने के बाद में मेरा 1 दिन तो ठीक था, लेकिन जैसे-जैसे मैं तमिलनाडु के अंदर-अंदर घुसता गया, रामेश्वरम के करीब पहुँचता गया, सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे हिंदी बोलना आप ये कह लो कि आपने अगर वहाँ पे हिंदी बोल करके मतलब हिंदी में किसी से बात की, तो परेशानियों का पहाड़ आपके ऊपर टूट पड़ेगा। ऐसा क्या हो जाता है हिंदी बोलने में? हिंदी बोलने वालों को तमिलनाडु के अंदर पसंद नहीं करते हैं। मतलब हिंदी भाषा को ही पसंद नहीं करते? नहीं, तमिलनाडु के अंदर हिंदी भाषा को पसंद नहीं करते हैं, हालाँकि हिंदी जो है हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन फिर भी तमिलनाडु के अंदर जो है हिंदी भाषा को बोलना एक तरीके से मैं कहूँगा कि वहाँ पे बैन ही है। वहाँ के जो लोग हैं, इतने क्रूर हैं। मेरे साथ में एक हादसा ऐसा भी हुआ है तमिलनाडु के अंदर, जब मैं रामेश्वरम जी के दर्शन करके धनुषकोडी के लिए जा रहा था, जो कि रामेश्वरम से धनुषकोडी की जहाँ पे अपना इंडिया का लास्ट है, आखिरी रास्ता है। उसकी दूरी मात्र 22 किलोमीटर है। रामेश्वरम पार करने के बाद में जैसे ही मैं धनुषकोडी के लिए रोड पे चढ़ा तो वहाँ पे कुछ लोग मुझे ऐसे मिले आकर के उन्होंने मुझे रोका, रोक करके मुझसे पूछा कि कहाँ से आए हो, कैसे आए हो? मतलब वही अपनी लैंग्वेज थोड़ा मिक्स करके उन्होंने कुछ इंग्लिश, कुछ अपनी लैंग्वेज में। तो उन लोगों को बताया कि मैं ऐसे मतलब मेरे को तो देखो इंग्लिश आती नहीं है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। बचपन में एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था जिसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पाया था। तो उन लोगों को बताया कि मैं यूपी से हूँ, जिला बुलंदशहर से हूँ, शिकारपुर से हूँ, इस तरीके से यात्रा कर रहा हूँ 12 ज्योतिर्लिंग की। तो उन लोगों का जो व्यवहार मेरे साथ था, उनका सिर्फ़ एक ही सवाल था मेरे से कि पैसा देगा? जो कि आपसे मेरे पास नहीं था। आपसे पैसा लेने के हाँ लिए जी, रुके? पैसा देगा? भैया पैसे तो मेरे पास है नहीं। तो उन लोगों ने मेरी तलाशी ली।
तमिलनाडु के अंदर तलाशी दी। जी हाँ, वो बहुत ज़्यादा खला। वहाँ कैसे सर्वाइव, कितने दिन रुके थे वहाँ तमिलनाडु? तमिलनाडु के अंदर मेरा टोटली जो था 12 दिन का था, क्योंकि जो परेशानियाँ वहाँ की थी उनको देखते हुए मैंने अपने दिमाग के अंदर सिर्फ एक ही बात रखी कि मैं जल्द से जल्द तमिलनाडु को क्रॉस करूँ। मतलब जितना जल्दी हो सके तमिलनाडु जी से हाँ। बाहर निकलना। तो इसके बाद में आंध्र प्रदेश वगैरह में कुछ नहीं, बड़ा ना तो मुझे जबरदस्त देखो बताते हैं कि वहाँ बहुत लैंग्वेज का थोड़ा सा इशू मिला है। दरअसल वहाँ की जो लैंग्वेज है वो अलग है। कुछ लोग ऐसे भी हैं वहाँ पे जो हिंदी समझते भी हैं, बोलते भी हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको हिंदी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। टोटल कितने राज्यों की यात्रा साइकिल से रही? सर मैं टोटल 14 राज्य कवर किए मैंने। कितने किलोमीटर? 14,000 किलोमीटर। 14 राज्य, 14,000 14,000 किलोमीटर किलोमीटर। जी। तो साइकिल से ही पूरा, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि साइकिल रखी हो टेम्पो में और चल सर दिए? आप इसके बारे में टोटल जर्नी मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे आप देख सकते हो, जो कि मैं डेली व्लॉगिंग भी करता हूँ। नहीं, वो तो देखते रहते हैं हम, हाँ, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं नहीं कि दिखाने में कुछ और होती हैं और बताने नहीं में सर, कुछ और ऐसा होती कुछ है। नहीं है कि दरअसल अगर मैं ऐसा कुछ करता तो शायद इतना लंबा समय नहीं लगा पाता। कितना समय लगा था टोटल आने में? टोटल 6 महीने का समय लगा था, ना एक दिन ऊपर ना एक दिन नीचे। मैं 11 नवंबर 2025 को यहाँ से निकला था, जो कि 11 मई 2026 को शाम को 8:30 बजे शिकारपुर के अंदर एंटर हुआ। मौसम, किस तरह का मौसम मिला आपको? बदलाव किस तरह के देखने को सर मिले यहाँ से मौसम की निकलने के बात बाद? करूँ तो टोटली मुझे गर्मी का मौसम मिला, जबकि मैं नवंबर में यहाँ से निकला था तो थोड़ा सर्दी थी। लेकिन जैसे जैसे मैं साउथ इंडिया के अंदर चलता गया तो गर्मी बहुत ज़्यादा, उधर बहुत ज़्यादा गर्मी है बहुत अपने ज़्यादा सिटी गर्मी से है, ज़्यादा? खास करके तमिलनाडु और गुजरात के अंदर। गुजरात में कितना समय लगा था? गुजरात में वैसे भी पश्चिम साइड में पड़ता है तो थोड़ी गर्मी रहती हाँ, है गुजरात गुजरात में मैं करीब 20 दिन के करीब रुका हूँ। में। गुजरात में हाँ जी। कहीं की पुलिस से आपको दिक्कत आई? कहीं पुलिस ने रोका हो, तलाशी ली हो, पूछताछ की हो, या एक दो दिन थाने में रखा हो, ऐसा नहीं है? सर, ऐसा कुछ नहीं। पुलिस में मेरा कहीं भी किसी पुलिस वाले ने ना तो मुझे कोई परेशान किया, बल्कि कुछ पुलिस वाले अगर मैं कहूँ तो गुजरात के अंदर थोड़ा सपोर्ट मिला। गुजरात में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हाँ पुलिस जी। वाले। हाँ जी। रुष्ट पुलिस वाले कहाँ मिले आपको? थोड़े से नहीं, कहीं अकड़ नहीं। टाइप के कहीं के नहीं, इस तरह के लोग कहीं आपको दिखाई नहीं दिए? पुलिस के लिए तो मैं अगर कहूँ तो मुझे कहीं भी किसी भी पुलिस वाले ने मेरे को ना तो रोका, ना मेरे से ये कहा कि भाई तुम क्या कर रहे हो, किस तरीके से घूम रहे हो, या तुम्हारे पास क्या चीज़ है वो हमें चेक कराओ, कुछ नहीं। तो यात्रा आपकी कुशल मंगल रही? बिल्कुल। तो यात्रा पे जाने से पहले और यात्रा से आने के बाद जीवन में क्या बदलाव हुआ? थोड़ा सा मतलब लोगों का मन आपके प्रति कैसा रहा, लोगों का व्यवहार कैसा रहा, या लोग किस तरह से मिलने लगे आने से पहले, मतलब जाने से पहले और आने के बाद में? परिवर्तन तो थोड़ा सा आया होगा लोगों में, लेकिन किस तरह का परिवर्तन आया? देखिए, इस बारे में अगर मैं कहूँ तो शिकारपुर के अंदर पहले मुझे कोई जानता नहीं था। लोगों के साथ मिलना जुलना अक्सर होता था, यार दोस्तों में बैठना भी होता था, तरह तरह की बातें होती थी। लद्दाख में जब गया था उस टाइम पे भी काफ़ी लोगों ने मना किया था और काफ़ी लोगों ने तरह तरह की बातें भी की थी, लेकिन फिर भी मैं गया। और सेम कंडीशन वही थी इस यात्रा में भी। काफ़ी लोगों का सपोर्ट भी मिला। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मेरी इस यात्रा का मतलब एक तरीके से कहूँ तो अनादर भी किया। एक तरीके से होता है ना कि वो लोग बोलते हैं यार ये तो खामोखा में ऐसे ही घूम रहा है, क्या है, कुछ नहीं है, चलो। तो इस टाइप से भी हुआ। और लौटने के बाद में तो लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट मिला, सम्मान मिला। शायद कभी सोचा भी नहीं था कि इतना सम्मान मिलेगा। कुछ यार दोस्त होते हैं नक्कड़ टाइप के, उनका व्यवहार कैसा रहा? पहले का व्यवहार और बाद का व्यवहार, उसमें अंतर आया या वो आज भी ऐसी नहीं, वो आज भी ऐसे ही है। है? यार ऐसे ही रहते हैं हमेशा। हाँ। तो अब घर परिवार में सब ऐसे ही, मम्मी थोड़ा सा गुस्सा हुई होंगी कि वो इतने दिन के लिए चला गया, या आपकी जो धर्मपत्नी है उनकी नाराजगी रही होगी, कितना समय लगा दिया, या बच्चों की नाराजगी रही होगी, कुछ इस तरह का आपको फेस करना पड़ा?
नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि मेरी माताजी जो हैं काफ़ी खुश हैं कि मैं ये जो यात्रा है उसको सफलतापूर्वक संपूर्ण कर पाया। आगे भी एक और यात्रा मैं अपनी प्लान कर रहा हूँ, जो कि पंच केदार, पंच प्रयाग के लिए होने वाली है, उत्तराखंड के लिए, जो कि साइकिल के ज़रिए मैं करने वाला हूँ। थोड़ा-सा माताजी की नाराज़गी है इस यात्रा को लेकर के, लेकिन उम्मीद है कि जैसे मेरी माताजी ने मेरा इस यात्रा में सहयोग दिया था, जैसे इस यात्रा में मेरा मनोबल बढ़ाया था, इस बार भी वही आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो। तो प्रेस मीडिया का कितना सपोर्ट मिला वहाँ से आने के बाद में? मतलब मीडिया वाले देखिए, लोग आए होंगे मीडिया आपके वाले पास में? हमारे एक पत्रकार हैं रेशु भैया जी, जो कि हमारे शिकारपुर के ही हैं, उनका सहयोग भरपूर मिला। और भी एक हमारे हेलमेट मैन हैं जय भगवान जी, उनका भी सहयोग मिला। बाकी और कहीं से कोई प्रेस मीडिया का कोई सपोर्ट नहीं। मैंने सुना था आपके बारे में कि रास्ते में आपको किसी ने एक साइकिल गिफ्ट में दी थी। कौन था वो? कहाँ का आदमी था? जी हाँ, उनके बारे में मैं बताना चाहूँगा। हमारे विकास पचौरी जी, दरअसल विजयवाड़ा के अंदर, आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा एक ज़िला है, वहाँ पे वो मुझे मिले थे और उनके पास में मैं करीब 3-4 दिन रुका भी था। वहीं पे वो साइकिल भैया ने मेरे को गिफ्ट की थी। जो मैं यहाँ से गया था, अपनी नॉर्मल साइकिल थी एटलस, उसको लेकर के गया था, जिसको चलाने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी, और जो मेरा सफ़र है डेली का 60 से 70 या फिर कभी 80 किलोमीटर मैं डेली चल पाता था। लेकिन जो भैया ने मेरे को साइकिल गिफ्ट की थी, उस साइकिल से अगर मैं कहूँ तो मैंने जो सफ़र कवर किया है डेली का 100 से 150 किलोमीटर। मतलब कौन सी? गियर वाली साइकिल थी गियर वाली, आपको वो साइकिल दी? गियर वाली साइकिल। तो आपकी पुरानी वाली साइकिल उन्हीं के पास रह गई या? जी हाँ, वो जो साइकिल है मेरी भैया के पास में ही है। भैया ने बोला था कि हमारी जो मतलब उनकी कोई गाड़ी-वाड़ी जो जिस कंपनी में जॉब करते हैं, उधर की गाड़ियाँ हमारे बुलंदशहर क्षेत्र में आती रहती हैं। जब भी उनका चक्कर इधर लगेगा या फिर कोई गाड़ी उनकी आएगी, तो उन्होंने बोला था कि हम ये साइकिल आपके घर पहुँचाएँगे। तो आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। और इसी बीच एक और बहुत ही खुशी भरा पल मेरे लिए रहा, जो कि मैं लौटते हुए आ रहा था महाराष्ट्र के अंदर ही। जिस समय मैं गुजरात से निकला, ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं वहाँ तक जाऊँ, जो कि आप जानते होंगे आजकल हमारे सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव हैं अभिनेता सोनू सूद जी। सोनू सूद जी, मैंने खुद देखा था आपके साथ में। उनसे भी मुलाकात की मैंने वहाँ पे, जो कि मुंबई अंधेरी में डायरेक्टली मैं उनके पास पहुँचा और बहुत अच्छा लगा उनसे मिल कर के। काफ़ी अच्छे इंसान हैं। तो उनके पास आप मिलने के लिए गए थे या वो नहीं, रास्ते मैं में? सिर्फ मिलने गया था। अच्छा, मिलने के लिए कितना दूर सफ़र तय किया था वो उनसे मिलने के? मैं गुजरात से लौटते हुए मुंबई के बराबर से ही लौट रहा था, तो करीब 500 किलोमीटर का सफ़र मेरा रहा। मतलब 500 किलोमीटर आपने साइकिल चलाई सिर्फ सोनू सूद जी से मिलने के लिए? जी हाँ। ये भी बहुत लंबा सफ़र था जो आप मिले। खैर जो भी है, आपकी यात्रा कुशल मंगल रही और हमें बहुत खुशी हुई कि आप हमारे शो पर आए। और इसी के साथ जो आपकी अगली यात्रा है, हम आपको अभी से शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी धन्यवाद जी यात्रा उसके लिए। मंगल में हो। ठीक है, तो दर्शकों, आपने देखा कि हमारे साथ थे रोहित शिकारपुरिया, जो अपनी यात्रा में 14 राज्य और 14,000 किलोमीटर की साइकिल से यात्रा की, 10 ज्योतिर्लिंग की यात्रा की। अगला सफर इनका होने वाला है केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए, तो उसकी भी अपडेट भैया के यूट्यूब चैनल पे आपको मिलती रहेगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।